पे भी अगर प्रोसेस के अंदर जाके वो चीज सीखने को मजा मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये हमें समझना है। तो हमें ये थोड़ा शब्द हमें हटाना है हमारी डिक्शनरी से कि हम स्कूल में जाके मार्गदर्शन करते नहीं, हमें मार्गदर्शन नहीं करनी, मदद करनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये दो चीजों में ऐसी समझनी है कि मार्गदर्शन काफी बार मास लेवल पे किया जाता है। जैसे स्कूल में 30 बच्चे हैं तो मार्गदर्शन जब करते हैं तो 30 बच्चों को हम खड़ा होके सबको लेक्चर दे सकते हैं, इसको हम मार्गदर्शन कहेंगे। लेकिन मदद करनी है तो वो वैयक्तिक पातळी पे जाके, पर्सनल लेवल पे जाके करना होगा या ग्रुप में जाके करना होगा, उसके साथ बैठना होगा, उसके लेवल पे जाके करना होगा। ये दोनों में काफी अंतर है। तो आज तक हम क्लास में क्या करते आ रहे हैं, मदद करते आ रहे हैं, सबको समान पढ़ाते आ रहे हैं, ये मार्गदर्शन हो गया। अब हमें मार्गदर्शन नहीं करना, अब हमें क्या करनी है, मदद करनी है, बच्चों के लेवल पे जाके मदद करनी है। तो ये दोनों चीजों को हमने समझना है, मदद क्या है, मार्गदर्शन क्या है। तो शिक्षक का रोल मार्गदर्शक का अब नहीं है, शिक्षक का रोल क्या है, मदद का रोल है। और जब वो खुद को मदद के रोल में ढालेगा तो और भी मजा आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये दोनों टॉपिक के लिए हम रुकते हैं। सर का जो प्रश्न था, जो ग्रुप पे आया था, जलतारी जी ने पे उस पे लिखा है, वो हम सबसे लास्ट में लेंगे। फिलहाल तो बच्चे हमारे साथ है और दो चीजों पे हमें बोलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा दो चीजों पे बोल लेता हूँ पहले, ये दो चीजें हमें जो समझनी है, और उसके बाद हम बच्चों की तरफ चले जाएंगे कि ये दो चीजों के बारे में ये आशुतोष है और सानिया है, ये अपने स्कूल में क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, ये भी उनसे समझ लेते हैं। और उसके बाद में हमारे प्रश्न उत्तर होंगे बच्चों के साथ या सर और हमारे साथ, और उसके बाद में उस लास्ट प्रश्न को आंसर देके हम क्लोज करेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज जो बात करने वाले हैं, आज के हमारे दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला टॉपिक है पैडागोजिकल इंटरवेंशन। तो पैडागोजिकल इंटरवेंशन क्या चीज है कि बच्चों का आपस में इंटरवेंशन कैसे करना है और उसमें टीचर का रोल क्या रहेगा। हम ये समझना है कि बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ये थियोरेटिकल बात होगी। प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है, तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमने उसको चैलेंज दे दिया। चैलेंज देने के बाद बच्चे ने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन चैलेंज को आगे जाने के लिए या बच्चों को किसी चीज की मदद लगती है, वो मदद कैसे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मार्गदर्शन तो करना नहीं है, मदद करनी है। और एक टीचर 30 बच्चों को मदद नहीं कर सकता, वो कर सकता है तो मार्गदर्शन ही कर सकता है। मदद करने जाए तो उसकी लिमिटेशन है कि वो 30 बच्चों के पास 35 मिनट की क्लास में या दिन भर में नहीं पहुंच सकता। उसके लिए हमारा क्या प्रयोजन है, उसके लिए हमारा प्रयोजन है पैडागोजिकल इंटरवेंशन। इसमें तीन चीजें बताई गई है। मैं थोड़ा सा तेजी से बढ़ता हूं उसकी तरफ क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ी है। तो पैडागोजिकल इंटरवेंशन में तीन चीजें बताई गई है। उसमें से पहली चीज है जिसे कहा जाता है पीयर लर्निंग, PEER, पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग क्या चीज है, तो पीयर लर्निंग हमें समझनी है। तो पीयर लर्निंग समझने के लिए PAIR पेयर और PEER पीयर, ये दोनों चीज पैडागोजिकल इंटरवेंशन हमें समझना है। और पैडागोजिकल इंटरवेंशन समझने के लिए हमें यह समझना है कि पहली स्टेज बताई गई है पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग क्या है, पीयर का मतलब और पेयर का मतलब दोनों अलग अलग है। PAIR पेयर यानी कोई भी जोड़ी, और पीयर का मतलब है ऐसी जोड़ी जो पढ़ने के लिए परस्पर पूरक है या परस्पर एक दूसरे के लिए पूरक है, ऐसी जोड़ी, इसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। तो पीयर लर्निंग हमें बच्चों की करवानी है। तो पीयर लर्निंग करते वक्त हम क्या करते हैं कि बच्चों को दो दो जोड़ियों में बिठा देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा होता है कि एक बार अगर दोनों की जोड़ी बना दी तो काफी वक्त जोड़ी बनाते वक्त हमारे दिमाग में ऐसे ही रहता है कि एक होशियार बच्चा और एक कमजोर बच्चा। ये होशियार बच्चे का रोल होता है कमजोर बच्चों को पढ़ाना। तो काफी कबार हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज रहती है कि पीयर लर्निंग करवाना नहीं, यही करवाना है। तो हमें यह समझना है कि पीयर लर्निंग का मतलब वैसी ही पीयर नहीं है। तो अलग अलग तरीके की पीयर हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के पीयर कौन से हो सकते हैं, फिलहाल तो हम 6 पीयर देखेंगे। पहला पीयर देखेंगे हम कक्षा का पीयर, क्लास की जोड़ी, एक ही कक्षा के दो बच्चे। ओके। दूसरा स्कूल के दो बच्चे, जैसे एक तीसरी का बच्चा है, एक पांचवी का बच्चा है। पांचवी का बच्चा तीसरी के बच्चे के साथ बैठाया है और जो उसने आगे पढ़ा है तीसरी चौथी पांचवी की, या जो उसकी समझ हुए उस चीज पे वो उसके साथ काम करेगा, या उसको जब मदद की जरूरत होगी तो मदद करेगा, ये चीज। दूसरा हमें ये सोचना है कि जैसे क्लास की कक्षा की जोड़ी,
स्कूल की जोड़ी और उसके बाद में है घर के या पड़ोस की जोड़ी। तो बच्चे जब आउट ऑफ स्कूल होते हैं या स्कूल के बाद घर पे जाते हैं तो अपना जो होता है, गली होती है, घर होता है या आपस में पड़ोसी होते हैं, तो उनकी भी जोड़ियां बना देते हैं। तो ये 3 तरीके की जोड़ियां हो गई, कक्षा की जोड़ी, स्कूल की जोड़ी और पड़ोस की जोड़ी। कक्षा की जोड़ी क्या करेगी, जब कक्षा चालू होती है, कक्षा चालू रहती है, तब कक्षा की जोड़ी काम करेगी। उसके बाद जब कक्षा नहीं होती है, कोई ब्रेक होता है, भोजन अवकाश होता है या अलग अलग चीजें होती है, या बच्चे स्कूल में जल्दी आ जाते हैं या फिर शाम तक रुकते हैं स्कूल छूटने के बाद, तब वो स्कूल की जोड़ी काम करेगी। और जब बच्चा घर पे जाता है तो पड़ोस की जोड़ी या घर की जोड़ी काम करेगी। तो घर की जोड़ी में उसके बड़ी भाई बहन भी हो सकते हैं, पड़ोस के बच्चे भी हो सकते हैं, इनसे भी काफी यूटिलाइजेशन उसका हो सकता है। फिर यार कोरोना वायरस की वजह से ये जोड़ियां काफी अच्छे से काम आ रही है, पड़ोस की जोड़ियां। तो नजदीक के बच्चे तो साथ में खेलते हैं, साथ में बैठती भी है, तो बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ने में मदद कर रही है, क्योंकि टीचर आप वहां पे उपलब्ध नहीं है। ये 3 प्रकार की जोड़ियां हो गई। अब इसके अंतर्गत कौन सी जोड़ियां होती है ये भी हमें देखनी चाहिए। ये जोड़ियां करते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अलग अलग सब्जेक्ट में भी पेयर बना सकते हैं। जैसे गणित के लिए एक पेयर बना दी, वही बच्चे से एक इंग्लिश के पेयर में दूसरे बच्चे के साथ है, साइंस पढ़ना है तो दूसरे बच्चों के साथ है। ऐसे अलग अलग विषय के अनुसार भी उसके पेयर रखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि रेगुलरली एक ही बच्चे के साथ पेयर करके वो जो उब जाता है, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है, दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करता है। और अब ध्यान में आ गया तो ये बात भी बता देता हूं मैं कि आप थोड़ा सा महसूस कीजिए या थोड़ा सा सोच के देखिए कि हमारे कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो 50-60 बच्चे रहते थे, तो आज भी हम 50 के 50 पूरे बच्चों के साथ वाकिफ नहीं है, उनको पूरी तरह से पहचानते नहीं है, उनके साथ हमारे उतने ज्यादा रिलेशन नहीं है। कुल मिला के कुछ 7-8 बच्चे हैं जिनके साथ हमारी अच्छी कनेक्टिविटी है और वो आज भी कायम है। इसकी वजह क्या होगी कि 60 बच्चों में भी हम घुल मिल नहीं पाए पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा वो ट्रेडिशनल मेथड ही ऐसा था कि आप एक बच्चे के साथ बैठते हो तो 2-3 दोस्तों के साथ ही आप पूरी जिंदगी बिताते हो, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक। आप जो पीयर लर्निंग करवाते हो और अलग अलग पीयर चेंज करवाते हो, तो आपको हर एक बच्चे के साथ बैठने का मजा आता है, उसके क्या एंगल्स है, उसके क्या व्यूज है, वो भी आपके समझ में आते हैं, और ये सीखना ही सही मायने में सीखना है। तो हमें ये भी ये सब पीयर करते वक्त ध्यान रखना है। दूसरी बात, पीयर करते वक्त हमें ये 3 प्रकार हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रकार हो गए, और 3 प्रकार हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी ऐसे हमें करना है कि एक पीसा लेवल का बच्चा है, दूसरा असल लेवल का बच्चा है, उसकी भी जोड़ी बना दी। कभी कभी नैस लेवल का बच्चा और असर लेवल का बच्चा, उसकी जोड़ी बना दी। कभी कभी ऐसा करना है कि 2 असर लेवल के बच्चे, उन दोनों की जोड़ी बना दी और थोड़ा सा असर लेवल का बड़ा चैलेंज उनको दे दिया। कभी कभार नैस लेवल के बच्चों की जोड़ी बना दी, दोनों भी नैस लेवल के हैं, उनको थोड़ा पीसा लेवल का काम दे दिया और दोनों को बोल दिया कि आप चलो दोनों मिलके पढ़ो। कभी कभी पीसा लेवल के टैलेंटेड बच्चे एक जगह पर बिठा दिए, 2 बच्चे, और उनको आगे का काम दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें पीयर करते वक्त एक स्ट्रांग बच्चा और एक वीक बच्चा ऐसे ही करना नहीं है, क्योंकि पीयर का मतलब एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को पढ़ाना ये नहीं है। पीयर का मतलब ये है दोनों ने मिलके कुछ नया सीखना। पीयर का मेन इंटेंशन ये है, और ये करते करते वक्त अगर एक दूसरे की मदद करती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे दिमाग में पीयर में सिर्फ होशियार बच्चों को, वीक बच्चों को मदद करनी है, यह दिमाग से निकालना है। यहां तक सीमित पीयर का अर्थ नहीं है। तो पीयर का अर्थ है कि दोनों ने मिलकर सीखना। कोई चीज एक इंसान जब सीखता है, खुद से सीखता है, तो उसमें जो अवरोध आता है वो अवरोध को कम करने का काम तो अपना साथी करता है। और हम अभी भी अगर रियलाइज करें तो हमें ये महसूस होगा कि कुछ ऐसी चीजें जो हमने अकेले में पढ़ी और कुछ दोस्तों के साथ पढ़ी, तो दोस्तों के पढ़े हुए चीजों का इम्पैक्ट और अलग लेवल पे आता है। जैसे यूपीएससी, एमपीएससी या कुछ स्पर्धा परीक्षा की हम बात करते, तो वो बच्चे पीयर में काम करते, ग्रुप में काम करते, थोड़ा खुद पढ़ते, उसका बाद डिस्कशन करते। तो ये मोड हमें इस चीज में भी लाना है, इसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। इसका दूसरा स्टेप है जिसे हम कहते हैं ग्रुप लर्निंग। देखिए, पीयर लर्निंग, उसके बाद ग्रुप लर्निंग। तो ग्रुप लर्निंग क्या है? अब देखिए, ग्रुप की अवधारणा हमारी पहले ऐसी थी कि ग्रुप में 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे कोई इसका फिक्स ये नहीं था। जैसे मैं ट्रेनिंग का अगर एग्जांपल मानो तो मैं काफी दिनों से ट्रेनिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग सेक्टर में भी हम ग्रुप वर्क करवाते थे। तो मानो 10 का ग्रुप बनवा लिया या 12 का ग्रुप बनवा लिया, 8 का ग्रुप बनवा लिया, तो उसमें होता था क्या कि वो 10-8 के ग्रुप में 2-3 बंदे ऐसे होते जो काफी अच्छा काम करते हैं और हमेशा इनिशिएटर्स रहते हैं। तो बाकी के 6 लोग हमेशा उनको ही इनिशिएटर बना देते कि अरे आप तो बहुत अच्छा काम है आपका, आपके स्कूल का बहुत अच्छा काम है, अब डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो आप तैयारी कर लेना, हम आपके साथ है। तो ये हमेशा बाकी के 6 लोग तालियां बजाने का ही काम करते थे, जो कुछ काम करना है वो 2 ही लोगों ने करना। ऐसे हमारे ग्रुप का अनुभव था। तो बच्चों के साथ भी हम जब बड़े ग्रुप में काम करते तो वही दिक्कत होती है।
क्या दिक्कत होती है कि बच्चे उस ग्रुप में के काफी बच्चे पैसिव रह जाते हैं और कुछ कम ही बच्चे एक्टिव रह जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि सारे बच्चे एक्टिव कैसे होंगे। तो सारे बच्चों को अगर हमें एक्टिव करना है तो ग्रुप की जो संख्या है, नंबर्स है, वो लिमिटेड रखने होंगे। तो हम आपको ये प्रपोजल देते हैं, आपके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं, तो ग्रुप की संख्या कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4, 4 के ऊपर बच्चे ने। इसके दो फायदे, एक तो चारों के चारों बच्चे एक्टिव रहते हैं, हर एक का एक दूसरे की तरफ ध्यान रहता है, और दूसरी चीज टीचर जब क्लास को मॉनिटर करता है, क्लास को देखता है, तो 4 बच्चों के ग्रुप में कौन पार्टिसिपेट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, एक झटके में उसको याद आ जाता है, उसको उसके ऑब्जर्वेशन में वो चीज आ जाती है। लेकिन जब बड़ा ग्रुप रहता है तो कौन से बच्चे पैसिव हो रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, ये समझ पाना और उसको हैंडल करना तकलीफ का हो सकता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रख के ग्रुप की संख्या हमारी कम होनी चाहिए। देखिए, पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग में भी हमें पीयर लर्निंग की कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पीयर लर्निंग, ग्रुप के बारे में भी हम वैसे चीजें कर सकते हैं। जैसे पूरे असर लेवल के बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उनको छोटा सा एक काम दे दिया उसका डिफिकल्टी लेवल का, तो वो बच्चे साथ में कुछ सीखेंगे। कभी नेक्स्ट लेवल का काम बच्चों का ग्रुप बना दिया और थोड़ा सा डिफिकल्ट काम उनको दे दिया। कभी कभी पीसल के बच्चों को भी बनाना है। नहीं तो हमारे दिमाग में ग्रुप के बारे में ये अवधारणा होती है कि एक होशियार बच्चा, बाद में 2 मीडियम बच्चे, और बाद में के जो छोटे बच्चे हैं वो 2-3 वो एकदम कम लेवल के। तो होशियार बच्चा बाकी बच्चों को पढ़ाएगा। तो ग्रुप में हमेशा यही चीज करनी है, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हमें ग्रुप बनाने, किसी सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, किसी नई संकल्पना कोई सीखनी है उसके लिए हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे बाबलीवाड़ी का हम एग्जांपल देंगे तो उनका रोबोटिक्स का अलग ग्रुप है, कोई संगीत सीखना चाहता है उसका अलग ग्रुप है। तो जिस बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि है उसका ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप के माध्यम से वो नई नई चीजें सीखते हैं। तो ये हमें समझना है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पढ़ने के लिए ही ग्रुप नहीं है, और ग्रुप सिर्फ होशियार बच्चा कमजोर बच्चों को पढ़ाए इसके लिए ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप की अलग अलग अवधारणा है। हाँ, ये भी एक चीज हो सकती है कि होशियार बच्चों का यूटिलाइजेशन करके जो पिछड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सके, लेकिन वही तक हमें ग्रुप को सीमित रखना नहीं है। ये चीज भी हमें अच्छे से समझनी चाहिए। और जैसे अलग अलग तरीके के ग्रुप भी बनाने चाहिए, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग विषयों के ग्रुप हो, अलग अलग लेवल के बच्चों के ग्रुप हो। तो ग्रुप ने मिलकर सीखने की ये चीजें हैं। जैसे हम कोई प्रकल्प देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए कोई अच्छा सा ग्रुप बना देना और कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट उनको दे देना। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में भी हमारी कुछ लिमिटेशंस हमने खुद को रखी है, वो लिमिटेशंस भी हमें तोड़नी है। तो उसमें से मुख्य लिमिटेशंस ये है कि हम सोचते हैं कि बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे कैसे कर पाएंगे, तो छोटे कक्षा के। तो हमें ये समझना है कि बच्चों को सिर्फ चैलेंज दे दो आप, और चैलेंज उनको समझा दो कि क्या चैलेंज है और आप उसमें क्या क्या कर सकते हो। तो क्या क्या कर सकते हैं उस पर कम फोकस किया तो भी चलेगा, सिर्फ चैलेंज क्या ये बता देना और बच्चों पे छोड़ देना, बच्चे कर लेते हैं। क्योंकि हमारी इंटरनेशनल पेडागोजी की मूल कंसेप्ट यही है कि आप हर चीज में बच्चों को यकीन करो, बच्चे पे विश्वास जताओ कि हाँ आप कर सकते हो। और बच्चे को आपने विश्वास दिया आप कर सकते हो, तो आप सोच नहीं सकते ऐसी चीजें बच्चे कर लेते हैं। जैसे सुरेंद्र भाई ने अभी शेयर किया था कि बच्चों ने 2-3 घंटे में कर लिया ऊपर का। यही चीज ट्रेडिशनल वे में नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमें लगता था कि हम जब पढ़ाएंगे तभी ये बच्चा कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट वर्क देते वक्त भी, चैलेंज देते वक्त भी हमें ये सोचना चाहिए कि दे दो चैलेंज आपके दिमाग में जो आ गया, आप बच्चों को बच्चा मत समझो। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब एक झट से आगे लेकिन काफी महत्वपूर्ण है कि बच्चों को आप बच्चा मत समझो। सबसे बड़ी एजुकेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चों को बच्चे समझ रहे हैं। तो बच्चों को बच्चा नहीं समझना है, बच्चों को एक व्यक्ति समझना है और एक व्यक्ति की तरह उसका सम्मान करना है। ये चीज अगर हम समझ पाते तो आसानी से बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरी चीज है जो वाबलेवाड़ी से होके आई है और जो हमारे सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, उन्होंने कहा है कि ये कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने भी विषय मित्र करके काम किया है, सब्जेक्ट फ्रेम करके काम। तो ये विषय मित्र संकल्पना क्या है, ये भी थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए, मतलब काफी अच्छे से हम उसको समझ सके, थोड़ा बहुत उस पर हम डिस्कशन करते हैं। विषय मित्र संकल्पना क्या है कि आपके कक्षा में, हर एक कक्षा में ऐसे कोई बच्चे होते हैं, पीसा पातली के, हम पीसा लेवल के बच्चे हम जिसको कहते हैं, कि वो टैलेंट होते, शार्प होते, झट से वो चीजें कर लेते। वो करने के बाद उनके पास काफी समय बचता है और उन समय का यूटिलाइजेशन हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम होशियार बच्चों के हिसाब से क्लास को नहीं पढ़ा रहे, हम लोअर बच्चे के हिसाब से क्लास को नहीं पढ़ा रहे, हम मीडियम जो बच्चे हैं, मध्य क्रम के बच्चे, उनके हिसाब से क्लास को लेके जाते हैं। तो ये जो तेजी से बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका काफी ज्यादा टाइम बचता है, उनके जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो विषय मित्र बनाने से उनके कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है।
तो हमें क्या करना है, जो बच्चा जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसको उस सब्जेक्ट का विषय मित्र बना देना। और वो विषय मित्र एक स्कूल का भी विषय मित्र हो सकता है, कक्षा का भी विषय मित्र हो सकता है, और परिसर भी विषय मित्र हो सकता है। एक्चुअली विषय मित्र जो अवधारणा है वो पिछले दो चीजों में भी वैसे काम करती है। जैसे पीयर में भी कोई विषय मित्र बन के एक दूसरे की मदद कर ही रहा है, जैसे ग्रुप में भी कोई बच्चा विषय मित्र बन के एक दूसरे की मदद ही कर रहा है। लेकिन विषय मित्र जो थर्ड पोजीशन हमने बताई है, वह बच्चा उस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा है, एक्सपर्ट है। तो उसका फायदा क्या है कि बच्चों को अगर गणित का कोई प्रॉब्लम है तो फिलहाल वो सिर्फ शिक्षक के पास आ जाता है। तो अभी उसको शिक्षक के पास नहीं आना है डायरेक्टली, उसको क्या करना है, उसको आपके पीयर में समझना है, ग्रुप में समझना है। नहीं समझ पाया तो सब्जेक्ट फ्रेंड के पास जाके उसको समझना है। तो सब्जेक्ट फ्रेंड उसको आसानी से अवेलेबल है। शिक्षक उतने आसानी से अवेलेबल नहीं है। शिक्षक जब गणित पढ़ा रहा है तभी गणित के लिए अवेलेबल है। समझो एक ही शिक्षक के पास साइंस का काम है और गणित का काम है। आपने पहले गणित की एक तासिका ले ली और बाहर चले गए, उसके बाद विज्ञान के लिए आ गए और बच्चों ने आपको गणित का प्रॉब्लम पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको कहोगे कि बच्चे अभी गणित की तासिका जब होंगी तब हम गणित को समझेंगे, फिलहाल तो साइंस की तासिका है। हमारा अवेलेबल हमारी कंडीशन, टीचर के कंडीशन पे, बट आप स्कूल छूट अवेलेबल नहीं है। अच्छा अभी तो भोजन अवकाश चल रहा है, हमें भी भोजन करना है, आप भी भोजन कर लीजिए, भोजन के बाद मिलेंगे। लेकिन विषय मित्र वैसा नहीं कहेगा। विषय मित्र ये कहेगा कि अरे चल तेरे को दिक्कत है तो मैं तेरे साथ हूँ। वो ये कहेगा कि खाना बाद में खाते, पहले ये कर लेते। क्योंकि सबसे ज्यादा मजा कब आता है, जब हमें आके कोई पूछता है कि तू हमारी मदद कर। देखिए मदद करने में काफी मजा आता है, तो बच्चों को भी मदद करने में मजा आता है। अब शिक्षक का काम ही मार्गदर्शन का है, उसलिए वो परेशान हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी चीज विषय मित्र के बारे में महत्वपूर्ण ये होती है कि एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पढ़ने के लिए पढ़ना और पढ़ाने के लिए पढ़ना, ये दोनों चीजों में काफी अंतर है। जैसे कल भी बात हो गई थी सुनील सर के बाद, सुनील सर ने जो प्रस्ताव रखा था ट्रेनिंग का, देखिए सिर्फ खुद के लिए ट्रेनिंग लेना ये अलग बात है और ट्रेनिंग लेके बाकी लोगों को ट्रेनिंग देना ये अलग बात है। दोनों में काफी अंतर होता है। जब हमें कोई ट्रेनिंग देना होता है तो हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो पूरा अवेयर होते हैं कि क्या क्या करना है, कौन सी चीज करनी है, और उसका सिद्धता हो जाती है जब हम ट्रेनिंग देते हैं। तो सेम थिंग बच्चों के साथ होती है। फिलहाल बच्चे किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि उनको पढ़ना है, लेकिन उनको जब रियलाइज होगा कि यार मैं विषय मित्र बन के काम कर सकता हूँ, मैं ग्रुप में काम कर सकता हूँ, मैं पीयर में काम कर सकता हूँ, और जो चीजें मैंने पढ़ी है वो मुझे बाजू वाले को पढ़ानी है, तो उसका दृढ़ीकरण होगा, वो चीजें अच्छे से उसको रियलाइज होगी और साथ साथ उसका इम्पैक्ट लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। तो विषय मित्र का ये एडवांटेज होता है विषय मित्र को। दूसरी चीज, विषय मित्र हर टाइम अवेलेबल होता है हर बच्चे के लिए जो शिक्षक नहीं हो पाता। साथ ही साथ अगर कोई 7वीं कक्षा का विषय मित्र है तो पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चों तक के लिए वो अवेलेबल है। कोई भी बच्चा जाके उसको पूछ सकता है कि उसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। तो विषय मित्र संकल्पना बहुत ही अच्छी संकल्पना है। अभी उसमें अंतर क्या है, पहले भी हम विषय मित्र करके काम करते थे, लेकिन पहला जो विषय मित्र का काम करते थे वो संजोग से होता था। मानो कोई टीचर नहीं है या कोई क्लास ऑफ चल रहा है तो उसमें जाके विषय मित्र करके काम करते थे, या फिर 5 सितंबर है, शिक्षक दिन है, मनाना है, तो टीचर का रोल आपको करना है। ऐसे काफी कम मौकों पे ये चीज होती थी। लेकिन अब विषय मित्र हमें रेगुलरली करना है। बाबलेवाड़ी में ये ऐसे कहते हैं कि 1 घंटा विषय मित्र के लिए। तो हमें भी ये कंसेप्ट उठानी चाहिए कि स्कूल के जो 5 घंटे, तो 5 घंटे में से 1 घंटा हमें किसके लिए देना है, विषय मित्र के लिए देना है। कि 1 घंटा क्लास आप ही संभालोगे, 1 घंटे को डिवाइड कर दो, आधे घंटा 1 घंटे में 2 विषय मित्रों का काम सोच दो। पहले तू सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा तू पढ़ा, दूसरे दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएगा। बच्चे जब पढ़ाने आते हैं सामने, देखिए विषय मित्र का मैं एग्जांपल, मैं आपको मेरा एक अनुभव बताना चाहता हूँ। एक कक्षा में गया, उसमें विषय मित्र वगैरह संकल्पना कोई पता ही नहीं थी, शिक्षक को पता था लेकिन कुछ किया नहीं था। तो हमने जाके क्लास में बोल दिया कि क्यों रे भाई, ये जो साइंस पढ़ रहे कोई आप में से आके कोई पढ़ा सकता है? तो 2 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, सर मैं पढ़ाता हूँ। आगे आके जैसे शिक्षक पढ़ाता है वैसे शिक्षक की नकल करने लगा और वो पढ़ाने लगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे भी पढ़ा सकते हैं, और जब बच्चे पढ़ाएंगे तो उसका अलग ही मजा आता है। तो बच्चों को हमें पढ़ाने का चांस देना चाहिए। तो हमने क्या चीजें समझी? पहली चीज पीयर लर्निंग, दूसरी चीज ग्रुप लर्निंग, तीसरी चीज विषय मित्र। अब ये चारों का सीक्वेंस हमें कैसे रखना है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं 1 मिनट पे। देखिए सबसे पहले बच्चों को हमने कह दिया कि बच्चों आपको खुद से पढ़ना है। अब देखिए एक टॉपिक लेते हैं, मानो कि हिंदी का कोई
पाठ है और हिंदी का पाठ हमें कल पढ़ाना है, तो 10 नंबर का पाठ है वो हमें कल पढ़ाना है। तो आज हमने क्या कर दिया, आज हमने बच्चों को चैलेंज कर दिया कि ये जो 10वां पाठ है वो 10वां पाठ आपको खुद से पढ़ना है। और खुद से पढ़ने का प्रमाण क्या है, तो आप इस 10वें पाठ पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकाल, देखते कि कौन कितना ज्यादा प्रश्न निकालता है। तो ये चैलेंज बच्चों को कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे घर जाएंगे और वो प्रश्न उस टॉपिक पे 10वें पार्ट पे प्रश्न निकालना शुरू कर देंगे। हमारे देखा है हमने कि तीसरी चौथी पहली दूसरी कक्षा के बच्चे, तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे 250 300 प्रश्न निकालते। एक तो हमारी चिखली की बच्ची वो कह रही थी कि सर मेरे तो पूरा पाठ कभी पूरा ही नहीं होता, इतने प्रश्न मैं निकाल सकती हूँ। एक एक वाक्य पे बच्चे उल्टा सीधा करके 2 2 3 3 प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न निकालते हैं। और एक बार अगर बच्चों ने प्रश्न निकाल दिए तो सारे प्रश्नों के उत्तर उसको पता रहते, याद करने की जरूरत नहीं। एक हमारा अक्षय करके एलएफई का आया था, मतलब ऐसी ही बात हुई थी, तो वो आया था, तो उसने एक स्कूल में जाके देखा, तो हमने कहा कि बच्चे प्रश्न निकालते हैं, उत्तर की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो आज तक सवालों के जवाब देना सिखाया, सवाल सिखाया नहीं है, सवाल तो किताब में दिए होते रहते। मैंने बोला यही इंटरनेशनल पैडागोजी का चेंज है। तो उसने कहा कि बच्चों को फिर इसके सवालों के जवाब मालूम है कि, तो मैंने हाँ सवाल मालूम है तो जवाब मालूम है, क्योंकि सवाल बच्चों ने खुद निकाले। तो उसने थोड़ा सा टैली करने के लिए एक बच्चे को बुलाया और उसके सवाल पढ़ने लगा। जैसे वो सवाल पढ़ता था वैसे ही वो बच्चे जवाब दे देती झट से। तो ये सोच में पड़ गया कि इस बच्चे को ऐसे 100 150 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे मालूम है, जवाब कैसे मालूम है। तो उसकी वजह यह है कि उसने जवाब निकाले हैं, जवाब निकालते वक्त उसके माइंड में चीज पूरी तरीके से बैठ गई है कि इसका सवाल क्या, उसका जवाब क्या है। तो ये भी चीज हमें समझनी है। तो क्या करना है, पहले दिन 10वां पार्ट चैलेंज दे दिया, आप उस पे प्रश्न बना के लाओ, तो बच्चों ने प्रश्न बना दिए उसमें। दूसरे दिन जब बच्चा क्लास में आता है, जब स्कूल स्टार्ट भी नहीं होती, जब भी कभी आता है तब वो बच्चा जाके पीयर में काम शुरू कर देगा। तो पीयर में क्या होगा, कल का दिया हुआ 10वां जो टॉपिक है, पार्ट है, उसी पार्ट पे 2 बच्चे अपने पीयर के साथ बैठ जाएंगे, जिनका हिंदी का पीयर है, तो अपने दोनों पीयर के साथ बैठ गए। तो पीयर के साथ बैठने के बाद क्या हुआ, इस बच्चे ने 50 प्रश्न निकाले थे, इस बच्चे ने 70 प्रश्न निकाले थे, होता है 2 बच्चे अलग अलग प्रश्न निकाले। अब एक 70 प्रश्न वाला और एक 50 प्रश्न वाला दोनों बच्चे साथ में बैठ गए और डिस्कशन कर लेंगे कि तूने कौन से निकाले और मैंने कौन से प्रश्न निकाले। दोनों प्रश्नों पे उन्होंने चर्चा कर दी कि इसके जवाब क्या है, उसके जवाब क्या है। अब देखिए इसमें क्या चीज होने वाली है, इसमें एक चीज होने वाली है कि दोनों के प्रश्न की संख्या अब 70 से ऊपर हो जाएगी। कैसे, एक के 50 थे, दूसरे के 70 थे, तो 70 वालों ने ऊपर के 20 उसको दे दी, और जिसके भी कोई प्रश्न नए होंगे जो इसके 70 से डिफरेंट होंगे तो ये 70 के ऊपर चले गए। ऐसा करके दोनों का फिगर 70 के ऊपर चला जाएगा। इसे कहते हैं पीयर लर्निंग। दोनों ने मिलकर पहले 85 प्रश्न बनाए थे, दोनों मिल गए तो 50 के ऊपर हो गए, दोनों मिल गए तो 70 के ऊपर हो गए। ये चीज है पीयर लर्निंग, ये है इंपैक्ट पीयर लर्निंग का। अब क्या हो गया, अब कक्षा स्टार्ट होगी, जैसे ही कक्षा स्टार्ट होती है तब वो बच्चे ग्रुप में बैठ जाते हैं। देखिए एक बच्चा था पीयर में जिसका 50 था, दूसरा बच्चा था 70 था। अभी दूसरा भी कोई पीयर होगा, उसमें भी 50 था और 70 था। तो अभी 70 70 50 50 ये 4 ग्रुप में एक साथ बैठ गए। देखिए पहले क्या हुआ, सेल्फ लर्निंग, बाद में पीयर लर्निंग, बाद में ग्रुप लर्निंग। अब ग्रुप लर्निंग में उन्होंने उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा शुरू कर दिया। चर्चा को ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार अगर कल्चर बना दिया तो पट से वो पढ़ लेती कि कौन से सवाल है, कौन से जवाब है, उसके क्या क्या है, क्योंकि काफी तो मिले जुले रहते। तो अभी चारों ने जब मिलकर काम किया तो उनकी प्रश्नों की संख्या बढ़ने की गुंजाइश है। हो सकता है कि 70 के अब 80 हो जाए, 80 के 90 भी हो जाए। तो ये चीज ग्रुप लर्निंग में होगी और उनको वही टॉपिक 3 बार हो गया, सेल्फ में हो गया, पीयर में हो गया, ग्रुप में हो गया। उसके बाद विषय मित्र खड़ा होता है कक्षा। देखिए क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद विषय मित्र खड़ा होता है और विषय मित्र खड़ा होके बच्चों से कहता है, अलग अलग ग्रुप से कहता है कि इस टॉपिक पे आपने कौन से प्रश्न बनाए, क्या क्या बनाया है, उसमें कोई दिक्कत है क्या। तो उस टॉपिक में अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि जो किसी ने नहीं हल की तो उसको विषय मित्र हैंडल करता है कि देखिए चलो मैं भी इस पे सोचता हूँ कि ये हिंदी के टॉपिक में हमने क्या क्या है, विज्ञान हो गणित हो, इस टॉपिक में हमने क्या किया। तो ये विषय मित्र का रोल है। अब विषय मित्र का रोल हो गया, वो जो 10वां टॉपिक था हिंदी का, वो बोर्ड पे लिखा हुआ था, बच्चों ने पूरा कर लिया। उसमें 2 दिक्कतें आई, वो विषय मित्र ने सॉल्व की। समझो विषय मित्र के लेवल पे भी अगर सॉल्व नहीं हो पाई तो बोर्ड पे वैसी लिखी रही थी, बाद में टीचर की एंट्री। और अब टीचर आके बोलते कि चलो बच्चों कल के पाठ का क्या हुआ, तो बच्चे बोलते सर इतना इतना कर लिया, बस इतना, अब 2 प्रश्न बचे हैं। तो शिक्षक वो 2 प्रश्नों को हैंडल करेगा। अब शिक्षक का वो टॉपिक का काम खत्म हो गया।
अब टीचर क्या करेगा? अब टीचर उस पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रम की ओर बढ़ाएगा। अब वो कहेगा कि चलो इसके बारे में और क्या क्या वर्ल्ड में हो रहा है, ये चीजें हम जान लेते हैं। जैसे मानो गांधी जी का पाठ था 10वां, तो गांधी जी के बारे में बच्चों ने तो सब जान लिया। अब चलो गांधी जी के बारे में और क्या चीजें हैं जो टॉपिक में नहीं दी हुई है लेकिन हमें समझनी जरूरी है, टीचर उस तरफ उस टॉपिक को ले जाएगा। ये रोल टीचर का है। किताबें पढ़ाना टीचर का रोल नहीं है, किताबों से आगे जाना टीचर का रोल है। तो आगे जाना, अब तक हम आगे क्यों नहीं जा पाते थे? क्योंकि किताबें ही पढ़ानी थी, वही पूरी नहीं होती थी। अब किताबें कौन पूरी कर रहा है? बच्चे ही पूरी कर रहे हैं। अब बच्चों ने अगर किताबें पूरी कर ली तो हमारा रोल चेंज हो गया। अब हम किताबों से आगे जाएंगे, आगे की चीजों के साथ उन पे चर्चा करेंगे। वो भी पढ़ाना नहीं है, वो भी सिर्फ बच्चों को साथ बातें करनी है और बच्चों को बोल देना है चलो इस पे हम आगे का चैलेंज लेते हैं। आप चलो अपने अपने ग्रुप बनना, और ग्रुप को चैलेंज है कि कल आपने इंटरनेट सर्च करना है, गूगल सर्च करना है, जो भी करना है, गांधी जी की जीवनी पे, गांधी जी की लाइफ पे आपको अलग अलग क्या करना है, टॉपिक पे लिख के लाना है। देखते हैं गांधी जी के बारे में कौन कौन क्या क्या लिख के आता है। अब गांधी जी के बारे में आगे का सोचने का काम भी उन्होंने कर लिया। तो ये मेथोडोलॉजी हमें अप्लाई करनी है। बार बार हमें खुद को ये समझ आना है कि मुझे पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिर्फ चिंगारी क्या बोलते हैं उसको आग लगा देनी है, और छोटी सी चिंगारी है उसको ये कर देना है, तो ये खुद ब खुद कर लेंगे। ये इसी मोड पे हमें हमेशा रहना है, और डिस्कशन मोड में गप्पे मारने हैं, बातें करने, इस रोड पे हमें बच्चों के साथ हमेशा काम करना है। तो विषय मित्र, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग का ये सीक्वेंस है। तो हर टॉपिक में हमें ये सीक्वेंस अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट में हमें ये जो मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे कि कहा जाता है, आपने ब्रह्मास्त्र सुना होगा, ब्रह्मास्त्र सुना होगा ना, ये ब्रह्म थे तो ब्रह्म का अस्त्र ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में एक बात बताई जाती है जो काफी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मास्त्र यानी अंतिम अस्त्र, कि कुछ भी अगर ऑप्शन नहीं रह पाता तो आपको क्या करना है, लास्ट में ब्रह्मास्त्र चलाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे शिक्षक मित्रों को अभी ब्रह्मास्त्र बनना है। क्या बनना है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यानी आखिर का अस्त्र। जब बच्चा खुद से नहीं पढ़ पाएगा, जब बच्चा पीयर में नहीं पढ़ पाएगा, जब बच्चा ग्रुप में भी नहीं पढ़ पाएगा, विषय मित्र से भी नहीं पढ़ पाएगा, उसके बाद में वो आपकी तरफ आना चाहिए। आप अंतिम अस्त्र हो। कोई भी चीज बच्चे ने खुद से पढ़नी है, पीयर में पढ़नी है, ग्रुप में पढ़नी है, विषय मित्र से पढ़नी है, वो होने के बाद लास्ट में उसको आपकी तरफ आना है। तो आपको ब्रह्मास्त्र बनना है, अंतिम अस्त्र बनना है। वैल्यू किसकी होती है? डेली वाला अस्त्र, चालू अस्त्र के ब्रह्मास्त्र, आखिरी वाला। तो आखिरी वाली चीज की वैल्यू होती है। फिलहाल हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों को लगता है यार ये तो पेमेंट ले रहा है, इसको पढ़ाना है, पढ़ा नहीं गए जीवन भर, नहीं बोला तो भी पढ़ाएगा क्योंकि उसको पगार मिलती है, वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे मालूम नहीं। तो बच्चों को हमने कब पढ़ाना है? जब उसको रियलाइज हो कि यार मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ किसी से, अब मुझे टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो टीचर लास्ट ब्रह्मास्त्र है, तो टीचर को ब्रह्मास्त्र बनना है। चालू अस्त्र है अभी तक, तो ये चालू अस्त्र अपनों हटाना है। खुद को महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, और खुद का इंपॉर्टेंस बढ़ाइएगा भी। तो रिक्वेस्ट है कि आप खुद को ब्रह्मास्त्र में डाल दीजिएगा। तीसरी बात पे मैं भी ये बात पूरी करता हूं और चौथी बात बताता हूं, बाद में दोनों मिलके हम समझेंगे, बच्चे के साथ डिस्कशन भी करेंगे। चौथा मुद्दा है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है बच्चों की क्यूरियोसिटी का सम्मान करना, बच्चे के जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना, इसे हम कहते हैं। तो जिज्ञासु वृत्ति क्या है, सम्मान करना क्या है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, हर बच्चा क्यूरियस होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जब उसका मतलब वो फलने फूलने लगता है, जब वो रहता है, तभी से उसको अलग अलग प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं, और अलग अलग प्रश्न उसको मजबूर कर देते हैं कि लोगों से वो क्यूरियोसिटी के प्रश्न पूछे, और उसको अपेक्षा होती है कि लोग उसका सवालों के जवाब दे, या सवालों के जवाब दे। ये हमारा ट्रेडिशन बन चुका है, इसलिए उसके दिमाग में रहता है। लेकिन उसके दिमाग में यही रहता है कि ये चीज मैं जान लूं। तो जानने का तरीका क्या है? फिलहाल तरीका है, कोई भी आपको रेडिमेट आपके सामने रखेगा कि ये क्या चीज है। लेकिन बच्चे ने जब उसकी क्यूरियोसिटी थी तो यही मेथड उसको चाहिए, ऐसा उसकी कोई डिमांड नहीं था। ये मेथड हमने नहीं है कि बच्चा अगर कोई भी सवाल का जवाब पूछे तो उसको जवाब दे देना चाहिए। क्यूरियोसिटी का सम्मान, तो क्यूरियोसिटी का सम्मान करने की कंसेप्ट अभी तक मेरी ये थी, या काफी मतलब अभी बदल चुकी है, कि हमारी भी काफी लोगों की यही होती है कि क्यूरियोसिटी का सम्मान करना, यानी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो पेरेंट का काम है कि उस सारे सवालों के जवाब आप उस बच्चे को देते जाइए। तो बच्चे के सारे सवालों का जवाब देना यानी क्यूरियोसिटी का सम्मान करना। बच्चों के क्यूरियोसिटी का
क्या बोलते हैं उसको, वो उसकी क्यूरियोसिटी पूरी करना, उसका समाधान करना, ये क्यूरियोसिटी का सम्मान ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन ये क्यूरियोसिटी का सम्मान नहीं है। क्यूरियोसिटी का सम्मान है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों की क्यूरियोसिटी कायम निरंतर वैसी रखो। बच्चों को प्रश्न पूछने की होड़ होनी चाहिए, हमेशा उसने प्रश्न पूछनी चाहिए और प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढनी चाहिए, ये आपने उसको सिखाना है। ये क्यूरियोसिटी का सम्मान है। प्रश्नों के उत्तर रेडीमेड देने नहीं है, क्योंकि टीचर के नाते हम कितने प्रश्नों के उत्तर रेडीमेड देंगे, कितने प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद भी उससे लाइफ में प्रश्न आने वाले, तो उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कौन रहेगा? हमने तो उसको आदत लगा दी कि कोई प्रश्न पढ़े तो उसका सोचो मत, रेडीमेड कहाँ मिलता है देख लो। तो रेडीमेड उत्तर देना हमने उसको सिखाया है। ये क्यूरियोसिटी का सम्मान नहीं है। क्यूरियोसिटी का सम्मान उसको कहते हैं कि बच्चे, ऐसा प्रश्न आया है तो हो सकता है कि तुम्हें इस रास्ते से जाओ तो वो उत्तर मिल जाए, देख लो जाके, मजा आएगा। तो ये मजा बच्चों को लेना है। रेडीमेड उत्तर जब कोई मिलता है तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है, कोई मजा नहीं आती इसमें। लेकिन कोई चीज हम खुद सोचते हैं, खुद उसका उत्तर ढूंढते हैं, तो उसमें अलग मजा आता है। तो बच्चों को खुद उत्तर ढूंढने देना, उसका इंटरेस्ट, उसकी मजा उसको लेने देना, ये उसकी क्यूरियोसिटी का सम्मान है। तो हमें बच्चों को रेडीमेड उत्तर नहीं देने हैं। बच्चों को कहां से उत्तर मिल सकते हैं, जवाब मिल सकते हैं, वो ढूंढने के लिए मदद करना है। मदद करना यानी सिर्फ उसको राह दिखाना है, बाकी खुद को खुद ढूंढ लेगा। दूसरी बात, क्यूरियोसिटी का सम्मान करना यानी बच्चों की जो प्रश्न पूछने की ये जो रहती है, जो अंतर्गत फीलिंग रहती है, उसको सस्टेन करना, कायम करना। क्योंकि अभी दिक्कत क्या होती है एजुकेशन सिस्टम में, देखिए बच्चा छोटा है तो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे वो प्रश्न पूछना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न खत्म हो गए? नहीं, हमें भी फिलहाल ऐसे देखिए, प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। प्रश्न है करके ही जीवन है। जब प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो कोई लाइफ ही नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं जीने में। तो प्रश्न है करके ही लाइफ है। लेकिन हम प्रश्नों को दबा के रखते हैं। हमारे सिस्टम में ये सिखाया गया। क्यों ये पगले की तरह पूछ रहा है, ये कोई प्रश्न है क्या, ये कोई प्रश्न है क्या, ये कोई प्रश्न है क्या, ये कोई प्रश्न है क्या? ऐसे कर करके हम बच्चों को 5वीं 7वीं कक्षा में जब आता है तो बच्चा प्रश्न पूछना ही बंद कर देता है। वो कहता है यार नहीं, चलो ये मूर्खता है प्रश्न पूछना, वो जो बता रहा है वो सुन लेना है। तो बच्चों को कायम प्रश्न पूछते रहना चाहिए। जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि सोक्रेटिस की मेथड ही वही थी कि आप खुद के दिमाग में प्रश्न निर्माण करो और उस प्रश्न का समाधान करो। तो ये मेथड जो है ये हमें कायम करनी है। बच्चों को प्रश्न कायम पूछता रहना चाहिए। उसके लिए हमें हमें उसको उत्तेजित करना है, उसको प्रेरित करना है कि आप बच्चा प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न के उत्तर ढूंढते रहो। नहीं तो आप प्रश्न पूछना बंद करोगे, और प्रश्न पूछना जब बंद करोगे तो प्रश्न आना ही बंद हो जाएंगे। और आ ही गए तो आप कहोगे यार चलो इसको बाहर निकालना नहीं, किसी के साथ शेयर करना। तो बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि बच्चा खुद आके आपसे पूछ सके, शेयर कर सके, बच्चों से पूछ सके, ये क्यूरियोसिटी का सम्मान है। क्यूरियोसिटी का सम्मान करना यानी तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर चाहता हूं, बच्चा जो भी सीखता है उसका सम्मान करना। देखिए बच्चा जो, देखिए आज हमने असाइनमेंट कर लिया है कि बहुत सारी चीजें बच्चा खुद से सीखता है, समाज से सीखता है, उन चीजों का स्कूल में सम्मान नहीं होता। इसका मतलब है उसके क्यूरियोसिटी का भी सम्मान नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कोई एक कल्चर का बच्चा है और उसने घर में क्या कर दिया, उसने मच्छी कैसे पकड़ते, मछली कैसे पकड़ते वो सीख लिया। अब उसको मछली पकड़ना आ गया, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ जाके शेयर करेगा कि मुझे मच्छी पकड़ना आ गया। लेकिन वो मछली पकड़ने का जो अपना अनुभव है, जो शिक्षण उसने लिया है, जो सीखा है, क्या वो स्कूल में आके शिक्षक के साथ शेयर कर सकता है? शिक्षक को बता सकता है कि सर मैंने मछली पकड़ना सीख लिया? तो शिक्षक उसको क्या रिस्पॉन्स करेगा? तो शिक्षक का रिस्पॉन्स यही होगा कि ये कोई सीखने की चीज है। लेकिन ये सीखने की चीज है। उसने ये समाज से सीखी है, उसने अपने पेरेंट्स के साथ सीखी है, उसने वो पानी में जाके खुद से उसमें से कुछ सीखा है। तो इस चीजों का सम्मान स्कूल में नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यही है स्पष्ट रूप से कि उसका जो अनौपचारिक शिक्षण है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, तो उस औपचारिक शिक्षण का हमारी शिक्षा प्रणाली में सम्मान नहीं हो पाता। तो उसके घर में जो सीख रहा है, उसके पड़ोस में जो सीख रहा है, वो भी सीखना है। वो सीखना है ऐसा हम सोचते भी नहीं शिक्षक के नाते। तो यह सबसे बड़ा अनादर है उसके क्यूरियोसिटी का। तो उसकी क्यूरियोसिटी का आदर करने का मतलब यह है कि बच्चा वो रोज आपके साथ कह सके, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, क्या करना है, सम्मान करना है।